हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आपसे, मियोसिस में जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आपने बहुत ध्यान से लेक्चर देखना है। मैंने आज मतलब लाइव लेक्चर में बच्चों से बात भी करी थी तो बताया था कि बहुत ध्यान से कैसे देखना है, कान हाथी जैसे, आंख चीते जैसी, एकदम बोर्ड पे लगा लो और ध्यान से लेक्चर को देखो। ठीक है, एक एक बात बहुत ध्यान से आपने मेरी सुननी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस स्टार्ट कर लिया था और जब मैंने आपको मियोसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बोला था कि मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम क्रोमोसोम की संख्या हाफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मियोसिस में हम वेरिएशन को लेके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मियोसिस सिर्फ कब होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तभी हमारे पास मियोसिस होती है। तो कहीं ना कहीं हम मियोसिस में वेरिएशन बनाते हैं। तो जब मैंने आपको ये बात डिस्कस करी थी तो मैंने ये बोला था कि मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें डीएनए एक बार डबल होगा और वो 2 बार हाफ किया जाएगा। इसीलिए हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डीएनए को एक बार क्या करते हैं बेटा, डबल करते हैं, 2 बार हाफ करते हैं। डबल किसमें किया? एस फेज में। हाफ किसमें किया? मैंने हाफ किया मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। फिर नेचर ने सोचा कि जब मैं मतलब मियोसिस तब कर रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तभी करनी है, तो क्यों ना मियोसिस में अलग से वेरिएशन बनाने के लिए भी कुछ किया जाए। तो मियोसिस में अलग से वेरिएशन बनाने के लिए क्या किया गया? प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम को साथ लाया गया और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कराया गया। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे वो वेरिएशन आती है ना, कैसे वो वेरिएशन आती है, मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होता है इसको हम समझेंगे। आप समझिए ध्यान से। मैंने आपको यही बोला, प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम को साथ लाने का पर्पस यही था कि उनके बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये इनके बीच में एक्सचेंज कराया जाए। पर अभी प्रोफेज 1 के बाद अलग नहीं हुए, अभी भी जुड़े हुए हैं, ऐसे हल्के से यहां जुड़े हुए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां से मैं आगे मूव करने वाला हूं और आपको मैं एक बार पिछला रिवाइज करूंगा, है ना। आज का गोल है हमारे पास मियोसिस और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मियोसिस के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको भी कंप्लीट करूंगा, है ना। एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब हम डील करने वाले हैं पॉलीटिनी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? सही है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं मियोसिस में। हमने बेटा प्रोफेज 1 में हमने डिस्कस किया था। प्रोफेज 1 में मैंने आपको 5 फेजेस बताए थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 फेजेस बताए थे, है ना। और उनमें होने वाले चेंजेस, बदलाव, उनको भी आपको मैंने बताया था, वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो देखिए क्या चेंजेस थे। सबसे पहले मान लीजिए मैं लेप्टोटीन की बात करता हूं। तो लेप्टोटीन अगर आपको याद हो तो मैंने ये बोला था इसमें सिर्फ कंडेंसेशन होती है, इसमें क्रोमोसोम की क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। और ये मेरे पास जाइगोटीन है। तो मैंने क्या क्या चेंजेस बताए थे एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था कि लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। और ये कंडेंसेशन जिसे एनसीईआरटी लिखती है कॉम्पैक्शन, ये थ्रू आउट होती रहती है। तो हमने यहां पे बिल्कुल क्लियर किया कि जो कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन वो थ्रू आउट होती है, कॉम्पैक्शन अकर थ्रू आउट, ये लगातार होती है। ये चीज हमने डिस्कस किया, है ना। ये लगातार चलती रहती है ना, कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन चलती रहती है लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में एनिमल सेल में ऐसा लगता है बुके स्टेज बनती है। तो मैं लिख देता हूं, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बोला था। एनिमल सेल में बुके स्टेज। अब बुके क्या होता है अभी जो बर्थडे पे देते हैं ना बुके, वैसा वाला बुके। तो एनिमल सेल में क्रोमोसोम स्टार्टिंग में ऐसे दिखते हैं। पहले तो मतलब क्रोमेटिन मटेरियल ऐसा दिखता है बुके वाला, फिर वो क्रोमोसोम बना लेता है। तो बुके स्टेज हम लोग लिख सकते हैं, एनिमल सेल में दिखती है, प्लांट में नहीं दिखती। बुके स्टेज कई बार क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे का डिस्कस करते हैं। जाइगोटीन में क्या हुई थी? पेयरिंग, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। कौन सा आता है बेटा? प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, उसको साइनेप्सिस बोला। जब वो साथ आ गए, है ना, वो जब साथ आ गए, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनेप्सिस। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोला हमने? साइनेप्सिस बोला। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हमने क्या बोला? साइनेप्सिस बोला। तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनेप्सिस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग क्या है? साइनेप्सिस है। जब वो साथ आए तो उन्होंने क्या बनाया बेटा? बाइवेलेंट बनाया।
उन्होंने क्या बनाया, बाईवेलेंट बनाया और टेट्राड बनाया, बाईवेलेंट और टेट्राड फॉर्म किया। बाईवेलेंट का मतलब होता है मेरे पास, समझे ध्यान से, बाईवेलेंट का मतलब होता है मेरे पास एक जोड़ा क्रोमोसोम का, बाईवेलेंट मतलब जोड़ा, पेयर, और टेट्राड का मतलब होता है उस जोड़े में कितने क्रोमेटिड हैं, 4। ठीक है, तो बाईवेलेंट और टेट्राड का नंबर गैमेट के नंबर के बराबर होता है। आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं, या टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 2। उसके अलावा हमने यहां पर बोला एक केमिकल है जो इनको साथ रखेगा, दिस इज बाईवेलेंट। टेट्राड मतलब 1 2 3 4 क्रोमेटिड, और बाईवेलेंट है तो इसको साथ रखने वाले केमिकल का नाम क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाईवेलेंट विजिबल कब होगा जाइगोटीन में, पर क्लियरली विजिबल पैकेटीन में होगा नेक्स्ट स्टेज में, तो साथ आने के प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस। साथ कौन रखेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाईवेलेंट और टेट्राड बनेगा। इतना चीज मेरे को लग रहा है आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो मेरे पास क्लियर है, बाईवेलेंट टेट्राड, कितने बाईवेलेंट और टेट्राड होंगे, जितने टोटल क्रोमोसोम है उसका हाफ। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि भाई पैकेटीन होती है, पैकेटीन में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। हमने अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम साथ आते हैं उन्हें होमोलोगस बोलते हैं। होमोलोगस साथ नहीं आते, साथ आने के बाद उनको होमोलोगस पेयर बोलते हैं, है ना। पेयरिंग और सिर्फ मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं। पैकेटीन है मेरे पास, पैकेटीन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि इस तरीके से क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना। क्या डिस्कस किया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिस्कस किया। क्लियर है बात, हमने क्या डिस्कस किया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। उसके बाद मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोला, इनको सिस्टर बोला, इसको और इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला, इसको इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। मुझे यहां एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम मेरे पास किस में यूज हो रहा है, पैकेटीन में यूज हो रहा है। और वो क्या करा रहा है, क्रॉसिंग ओवर करा रहा है। क्रॉसिंग ओवर एक तरीके का डीएनए का एक्सचेंज है नॉन सिस्टर मतलब के बीच में, तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो मेरे पास पैकेटीन में हो रहा है। अब देखो मैंने मेन काम कर लिया, मतलब एक्सचेंज करना था वो उसको कर लिया। अब इनके बीच में ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये किसमें डिसॉल्व होगा, डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन में मेरे पास क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा तो ये मेरे पास, याद करो, यहां से ये डिसॉल्व हो गया, तो जैसे ये डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व हो गया, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे काइजमेटा कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता है, आप कहोगे डिप्लोटीन में। और एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर कब दिखता है, आप कहोगे मेरे पास काइजमेटा। कब दिखेगा बेटा, डिप्लोटीन में दिखेगा। कब दिखेगा, डिप्लोटीन में दिखेगा। तो ये मेरे पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो मेरे पास डिसॉल्व हो जाएगा, मुझे काइजमेटा विजिबल हो जाएगा। काइजमेटा क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसे मैं पैकेटीन कह रहा हूं, इसे मैं क्या कह रहा हूं, पैकेटीन कह रहा हूं। क्लियर हो गई बात, इसे हमने क्या बोल दिया बेटा, पैकेटीन बोल दिया, है ना। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे यहां से जा रहा हूं, और मैंने बताया था क्या चीज, डायकाइनेसिस। अच्छा मैंने ये बोला था कि मैमल सेल में, मैमेलियन सेल में, सॉरी पैकेटीन बोला नहीं, डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, और उसके साथ एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, काइजमेटा। वो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर एंड में आ जाता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। और ये कब हुआ मेरे पास, मैंने पूरा रिवाइज कर दिया बेटा आपको। काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन कब हुआ, डायकाइनेसिस में। और मैं आपको यही बोल रहा था कि जो डिप्लोटीन है ना, इससे पिछले वाली स्टेज, उसमें क्या होता है, ह्यूमन में या मैमल में oocyte अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट मतलब जैसे फीमेल का भी बर्थ नहीं हुआ तो उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में जाके रुक जाता है। तो जब प्यूबर्टी आती है, आगे की डेवलपमेंट मतलब डायकाइनेसिस होती है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, है ना, क्लियर होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब यहां से हम आगे जाएंगे, यहां से हम आगे जाएंगे, और कुछ चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि लैप्टोटीन में क्या क्या होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होगी और थ्रू आउट चलेगी, कॉम्पैक्शन थ्रू आउट चलेगी। पेयरिंग होती है जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। टेट्राड और बाईवेलेंट विजिबल है, और उनको साथ रखने वाला जो है मेरे पास कौन है बेटा,
साथ रखने वाला कौन है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद ठीक है, पैकेटीन क्या है? पैकेटीन है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, और बाइवेलेंट मेरे पास क्लियरली विजिबल होता है। डिप्लोटीन क्या है? आप समझो ध्यान से। डिप्लोटीन क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, क्रोमोसोम मूव किया, एक दूसरे से दूर जा रहा है। आप समझ रहे हैं? क्रोमोसोम क्या करेगा? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? और मेरे पास काइजमेटा विजिबल है। क्लियर है? मेरे पास क्या विजिबल है? काइजमेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्रॉस जैसा। और डायकाइनेसिस में वो काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। इतना याद आना चाहिए बेटा आपको, पूरा एकदम छाप लो दिमाग में से। अब मैं मेटाफेज की 1 की बात कर रहा हूं। प्रोफेज 1 क्लियर होना चाहिए आपको। देखो, प्रोफेज 1 खत्म होते होते वो सारे काम हो जाएंगे क्या? सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है, स्पिंडल फाइबर आ गए, और अब मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में जाके टूट जाती, ईआर गोल्जी डिसअपियर। एक डिफरेंस जो माइटोसिस से एनसीईआरटी ने मियोसिस में लिखा है, माइटोसिस में यह लिखा था कि क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस होता है मेटाफेज में, पर यहां पर प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। एनसीईआरटी चेक कर लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने नोट्स में लिख लेना कि क्रोमोसोम कंप्लीटली, मेरी बातें सुनना ध्यान से बेटा, मैंने कहा ना कान हाथी जैसे, आंख चीते जैसी, बोर्ड की तरफ एकदम, ठीक है, क्लियर है? तो डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं मेटाफेज 1 में आ चुका हूं। मेटाफेज 1 क्या है? एक तरीके से इसमें मेरे पास वही चीजें होंगी, ध्यान से सुनेंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच होगा किससे? क्रोमोसोम से, जैसा कि माइटोसिस में हुआ था। तो स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम। अब यहां पर आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। जब हम बात कर रहे थे, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये मेरे पास सेल है मान लो, ठीक है, और मेरे पास ये क्रोमोसोम है। ये मेरे पास क्या है? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? क्रोमोसोम, जो आपस में अभी जोड़े हैं बेटा, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, अभी अलग नहीं हुए। ये मेरे पास क्रोमोसोम है ऐसे, ठीक है। और आपको पता है एक जैसे दिखने वाले, इसको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। अभी ये आपस में ऐसे अटैच हैं, हल्के हल्के से ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी अटैच हैं ऐसे। अभी ऐसे मेरे पास क्या है? अटैच हैं हल्के से ऐसे, यहां पे ऐसे अटैच है, ठीक है, यहां ऐसे अटैच है। अब मैंने यहां पर क्या बना दिया? ये देख रहे हो आप, ये सेंट्रोमियर है। चलो उसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, व्हाइट से बना देते हैं। ये सेंट्रोमियर है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रोमियर है, ठीक है। इस सेंट्रोमियर पे मैंने काइनेटोकोर बना दिया। ये दिस इज काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर है, ठीक है। और यहां पर आपको याद होना चाहिए, मैं सेंट्रोसोम ऊपर ले गया था और उससे मैंने स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच कर दिए। अब एक डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो सुनो, क्या दिखने वाला है आप याद करो। मैंने क्या किया था मेटाफेज में, ध्यान से सुनना। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर थे। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपैरिजन क्या है, अगर आपको मैं दिखाऊं मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज में एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि मान लो मेरे पास ये सेल है, इसमें 2n = 6 क्रोमोसोम है। मेटाफेज की बात कर रहा हूं। तो मेटाफेज में क्या होता है आप देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ आएगी। ये मान लो मैंने बना रखे ये, तो आपको ये पता होना चाहिए, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके जैसा ये रहा एक और, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो एक ये रहा, एक मेरे पास ये रहा, मान लो ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसके जैसा एक ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास यहां लगा देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सेल को, और एक यहां लगा देते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं बेटा, सेल थोड़ा सा बड़ा किया हमने, सेल हल्का सा बड़ा किया है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो ये सेल है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम पे 2 धागे हैं, आप देख रहे हो 1 और 2, और ये इसके पेयर जैसा ये है।
ये रहा देखो। और जरूरी नहीं है कि जो पेयर जैसे हैं वो आसपास अगल बगल में हो। जैसे मान लो इसका पेयर ये वाला है, ये पर साथ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो एक जैसे दिखने वाले हैं वो अगल बगल में हो। जैसे हो सकता है ये दोनों पास आ गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां एक क्रोमोसोम पे कितने धागे जुड़े हुए हैं? 2। और इसको मैंने क्या नाम दिया था? मेटाफेजिक प्लेट का नाम दिया था। मेटाफेजिक प्लेट का नाम दिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पर कितने धागे हैं? 2 क्रोमोसोमल फाइबर हैं। कितने हैं? 2 क्रोमोसोमल फाइबर हैं। ठीक है। और मेरे पास ये मेटाफेजिक प्लेट है जिसपे 6 के 6 क्रोमोसोम है। अब जरा यहां आओ, आपको क्या फर्क दिख रहा है मुझे बताना। ठीक है, आप यहां आओ। अब आपको क्या फर्क दिख रहा है? आपको एक डिफरेंस ये दिख रहा है कि मेरे पास जैसे ये क्रोमोसोम का पेयर है, इस तरीके से क्रोमोसोम का पेयर है, आप देख रहे हो ऐसे, ये आपस में यहां जुड़ा हुआ है, अभी अलग नहीं हुआ था। और इस पे एक काइनेटोकोर यहां, एक काइनेटोकोर यहां है। तो पूरे पेयर पे 2 धागे। आप देखो ये पेयर है ना जोड़ा, एक थ्रेड ऊपर है, एक थ्रेड नीचे है। तो मेरे पास कुछ ऐसा होने वाला है, ये क्रोमोसोम का पेयर होगा। आप समझो ध्यान से बेटा, कुछ इस तरीके का होने वाला है। क्रोमोसोम का पेयर है ऐसा। ठीक है, क्रोमोसोम का पेयर है जो यहां पर अभी यहां पर ये देख लो, ये था जिसे हमने बोला था टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा हो रही है। तो इस पेयर से एक थ्रेड ऊपर है, इस वाले से एक थ्रेड नीचे है। इसको हम ऐसे दिखा रहे, ये पेयर मतलब ये तो फ्लैट ऐसे ना, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे पोल पे, ये होने वाला है। तो अगर आप इसको मेटाफेज से कंपेयर करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पे 2 धागे हैं। लेकिन इन मेटाफेज 1 में क्या है बेटा? इन मेटाफेज 1 क्या है? मेटाफेज 1 में क्या है? 2 लिख दिया। अच्छा, मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर दिया। इसको ठीक कर देते हैं बेटा, इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपैरिजन मेटाफेज में और उसमें कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं मेटाफेज एंड मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में देखो 6 क्रोमोसोम मैंने यहां भी ड्रॉ, जैसे यहां 6 हैं, आप देखो यहां भी 6 हैं, लेकिन यहां ही वो जोड़े में है। तो आपको ये समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज मेटाफेज 1। मेरे पास जो क्रोमोसोम के पेयर हैं वो ऐसे, एक जोड़ा ये लगा हुआ है, इससे एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, उसके जस्ट पीछे एक और पेयर है, एक धागा नीचे एक धागा ऊपर, जिसका धागा जहां जुड़ा वो उस पोल पर जाएगा। और ये धागा रैंडमली आया था कि कहीं नीचे से आ गया तो इससे जुड़ गया, इस वाले से ऊपर जुड़ गया। तो इसका मतलब ये है, मैं लिखूंगा इस लाइन को, एनसीईआरटी लिखती भी है, एनसीईआरटी लिखती है कि 2 क्रोमोसोमल फाइबर, 2 क्रोमोसोमल फाइबर और स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन पेयर, अटैच ऑन पेयर। ठीक है, क्लियर? पेयर तो 2 स्पिंडल, 2 क्रोमोसोमल फाइबर और 2 स्पिंडल फाइबर, वो मेरे पास जोड़े में अटैच होता है, जोड़े से अटैच होता है। मतलब क्या हुआ? आप देखो ये मेरे पास पेयर जोड़ा है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, जो धागा जहां जुड़ा है उस पोल पे खींच देगा उसे। ठीक है, अब मेरे पास सुनो ध्यान से, यहां पर एक ये लेयर है, एक ये, इसे कहते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट, समझ रहे हो? डबल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि डबल प्लेट बनी हुई है। डबल प्लेट कैसे बनी है? देखो ये जोड़ा है एक, तो एक लाइन इस क्रोमोसोम की होगी, देखो एक पेयर ये रहा, उसके पीछे एक और, उसके पीछे एक और, ऐसे पूरे पेयर लगा हुआ। कितने ह्यूमन का सेल होगा तो कितने पेयर होंगे? 23। इस 23 पेयर से एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, तो एक लाइन ये बन गई क्रोमोसोम की और एक लाइन ये बन गई, तो इसे कह रहे हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेज 1 में मेरे पास क्या बनेगी? डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, और स्पिंडल फाइबर अटैच हुए क्रोमोसोम पे ऑन काइनेटोकोर, और एक पेयर पे 2 धागे हैं। आपको समझ आ रही है? 2 क्रोमोसोमल फाइबर ऑन स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन पेयर, है ना, उस पेयर पे 2 धागे हैं, एक धागा ये रहा और एक धागा ये रहा, 2 धागे हैं बेटा हमारे पास। कितने धागे हैं? 2 धागे हैं। तो क्रोमोसोमल फाइबर पे ध्यान से सुनेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर पे मेरे पास कितने धागे हैं? 1 और 2। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए क्रोमोसोम पे, किस पे? काइनेटोकोर पे। ठीक है, 2 क्रोमोसोमल फाइबर, है ना, और स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन पेयर। 2 क्रोमोसोमल फाइबर और स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच हो गए? पेयर पे हो गए। चलो
इस पेयर पे दो धागे अटैच कर दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे करके अटैच कर दिए। ठीक है, मेटाफेज समझ आ गया? बताओ जल्दी से। बढ़िया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, एनाफेज में क्या हुआ था माइटोसिस के? क्रोमोसोम बीच में से सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए थे। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड क्यों अलग हुए थे? क्योंकि एक पर एक जुड़ा हुआ था। देखो हमने यही चीज आपको कंपैरिजन किया ना, यही कंपैरिजन बताया हमने, यही कंपैरिजन बताया कि इन, ध्यान से सुनो, यही तो चीज लिखी मैंने कहा मेटाफेज में, नॉर्मल माइटोसिस वाले मेटाफेज में, देखो मेटाफेज जो माइटोसिस वाला है, क्रोमोसोम पर दो क्रोमोसोमल फाइबर है। इन मेटाफेज वन में मेरे पास एक पेयर पे दो फाइबर है, पेयर क्रोमोसोम जिसे होमोलोगस पेयर कह रहे हैं, उस पे दो क्रोमोसोमल फाइबर है। आपको समझ आनी चाहिए, दो क्रोमोसोमल फाइबर है। क्लियर होगी बात? सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो समझ आ गया, आसान है ये। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात से। अब मुझे याद करो, माइटोसिस जब पढ़ा था तो कि हमारे पास एक क्रोमोसोम पर दो धागे हैं, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर एक नीचे मूव करता था। तो मान लो ये सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे जुड़े, ये अलग मूव कर गए। लेकिन यहां सिस्टर क्रोमेटिड पूरा पेयर है, तो पेयर में से पूरा पूरा क्रोमोसोम ऊपर नीचे मूव करेगा एनाफेज में। तो एनाफेज वन, ध्यान से सुनेंगे, एनाफेज वन, आप ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो एक सेल है जिसमें 30 क्रोमोसोम है। इन मेटाफेज वन और इन मेटाफेज वन मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर बताओ। तो मेटाफेज में मेरे पास एक क्रोमोसोम पे दो फाइबर होते हैं, दो फाइबर होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने? 46। तो मैं लिखूंगा 46 इंटू 2, सॉरी 30 है, 30 है, तो मैं लिखूंगा 30 इंटू 2, टोटल 60 फाइबर हो गए। ये मेटाफेज वन में एक क्रोमोसोम पर एक फाइबर है ना, क्रोमोसोम पर एक है ना, पेयर पे दो हैं। तो मेरे पास कितने आ गए बेटा? 30 इंटू 1, मेरे पास 30 फाइबर आ गए। क्योंकि पेयर पे दो हैं तो इसका मतलब एक पर एक हुआ। मान लो ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो मेटाफेज में कितने फाइबर हो गए? 46 इंटू 2, 92 हो गया, और यहां पर 46 हो गए मेटाफेज वन में। क्लियर है? ऐसे क्रोमोसोम आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, है ना, ऐसे तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे आओ, एनाफेज वन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनाफेज वन की आपको एकदम बढ़िया शानदार बात बता देते हैं। एनाफेज वन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एनाफेज वन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्लियर होगी बात? आप समझते रहना ध्यान से। एनाफेज वन हमारे पास क्या है बेटा? एनाफेज वन हमारे पास क्या है? एनाफेज वन जो है उसमें हमारे पास क्या होने वाला है? ये जो पेयर है, आप देखिए ध्यान से, बना लेते हैं। ये पेयर अलग होने वाले हैं अब आपके पास। आपने क्या किया था, देखो, ये आप देखो ध्यान से, इनको आपस में जोड़ा हुआ है ऐसे। थोड़ा सेल बड़ा कर लेते हैं ना, ये पहले क्रोमोसोम बना लेते हैं फिर सेल बना लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया और इस पे स्पिंडल फाइबर आ गए। देखो ये पेयर पे जुड़े हुए स्पिंडल, यही था ना, ये मेटाफेज था बेटा। तो एनाफेज में क्या होगा? ये अलग हो जाएंगे। अलग होने का क्या मतलब है? पेयर में से एक ऊपर मूव करेगा, कोई भी रैंडम मूव करा दो। देखो आपको मूव कराना पड़ेगा, मैं कलर चेंज करता हूं क्योंकि इससे आपको लगेगा नहीं तो एक ही कलर के एक साइड जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उस पेयर में से कोई भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है जिस पर वो धागा अटैच हो गया था। ठीक है, तो मेरे पास ये क्रोमोसोम ऊपर मूव कर जाएंगे क्योंकि इस पे ये धागा इनको नीचे ऊपर ले गया। देख रहे हो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ऐसे आपके सामने ये देखो। अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये एनाफेज वन में हो रहा है। तो एनाफेज वन में क्या हो रहा है सुन लो ध्यान से। ये क्रोमोसोम का पेयर था, ये ऐसे जुड़े हुए थे इस तरीके से, यहां जुड़े हुए थे, ये जो बना था ना टर्मिनाइजेशन काइजमेटा। उसके बाद इनका ऐसे अलग होना, ऐसे अलग होने को कहते हैं डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाने को कहते हैं सेग्रीगेशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एनाफेज वन में क्या होगा? डिसजंक्शन होगी किसकी? क्रोमोसोम पेयर की। तो डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर
और क्या होगा, आउट ऑफ पेयर, आउट ऑफ वन पेयर, जो एक पेयर है, वन क्रोमोसोम मूव करेगा ऊपर, मूव वन क्रोमोसोम, या हम लिखेंगे आउट ऑफ वन पेयर वन क्रोमोसोम मूव टू ईच पोल, है ना। मेरे पास हर एक पोल पे एक क्रोमोसोम मूव कर जाएगा जोड़े में से, मतलब इस जोड़े में से एक ऊपर एक नीचे, इस जोड़े में से एक ऊपर एक नीचे। तो आपके पास ऐसे 46 क्रोमोसोम लगे थे, इनका ऐसे टूट के अलग होना, मतलब आपस में जुड़े थे ना अभी, तो ऐसे अलग होने को डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाने को कहते हैं सेग्रीगेशन। अलग होना डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाने को कहते हैं सेग्रीगेशन। अगर सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे अलग होने को कहते हैं डिसजंक्शन, ऊपर नीचे जाने को कहते हैं सेग्रीगेशन। अगर मेरे पास, समझो मेरे पास डिसजंक्शन से क्या हो गई, अलग हो गए, फिर वो धागा इन्हें ऊपर खींच देगा ऐसे, तो डिसजंक्शन होना जरूरी है। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, आप समझे ध्यान से। मेरा क्या पॉइंट है कि मान लो मेरे पास अगर ये सेंटर में 46 क्रोमोसोम होते, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते, तो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, 23 ऊपर मूव कर रहे हैं, 23 नीचे मूव कर रहे हैं। तो मेरे पास 46 का मतलब 23 पेयर थे, तो पेयर में से मेरे पास 23 ऊपर और 23 नीचे मूव कर गए। क्लियर हो गई बात, 23 ऊपर और 23 मेरे पास क्या हो गए, नीचे मूव कर गए। तो आउट ऑफ पेयर 23 मूव अप एंड 23 मूव डाउन। पेयर में से 23 ऊपर गए हैं और 23 नीचे गए हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आनी चाहिए। तो 23 ऊपर चले गए और 23 नीचे चले गए, ये चीज समझो ध्यान से। ये ऊपर चले गए और ये नीचे चले गए, ये क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम मेरे पास ऊपर गए हैं और 23 क्रोमोसोम मेरे पास कहां गए हैं, नीचे चले गए हैं। आपको समझ आ रहा है, 46 में से 23 ऊपर 23 नीचे। क्लियर है, ये चीज क्लियर समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा एनाफेज 1। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि इन एनाफेज 1 क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाती है, 46 से 23 ऊपर 23 नीचे। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, रिडक्शन हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मियोसिस 1 में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम किस फेज में होती है, आप कहोगे एनाफेज 1 में। तो आप लिखोगे इन एनाफेज 1 मेरे पास रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर। मेरे पास क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है। और मैंने आपको फिर बोला था कि क्रोमोसोम ऐसे जुड़े होते हैं, देखो इस तरीके से क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे। याद करो, देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये क्रोमोसोम ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, देखो इधर ऐसे यहां जुड़े हुए थे ना, जो मैंने यही बोला इनका अलग होना। पहले इनके अलग होने को क्या बोलेंगे, ऐसे अलग होने को हम क्या बोलेंगे, आप देखें ध्यान से, ऐसे अलग होने को हम क्या बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे डिसजंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन, ऐसे, और डिसजंक्शन बोलेंगे। और ऊपर नीचे जाने को हम क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे जाने को हम क्या बोलेंगे, ऐसे। ये ऊपर और नीचे मूव कर गए, इसे कहेंगे सेग्रीगेशन। ये जो अलग हुए ना आपस में, ये इसको कहेंगे डिसजंक्शन। लिख दिया मैंने, यहां पे लिखा है, फिर से देखो ये लिखा हुआ है। डिसजंक्शन का मतलब ये है यहां से अलग होना, पहले ये चीज अलग होना, डिसजंक्शन। और क्योंकि इनको स्पिंडल फाइबर यहां काइनेटोकोर पे जुड़े हुए थे, ऊपर खींच रहे हैं ऐसे, तो ऊपर नीचे जाने को हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। अगर डिसजंक्शन नहीं होती है, ऐसा केस है हमारे पास कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मान लो मेरे पास 23 जोड़े ऐसे लगे हुए हैं, अगर ये अलग नहीं हुए तो क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो ये पूरा का पूरा जोड़ा या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा।
तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम ऊपर 24 चले गए, नीचे 22 चले गए। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने आपको यही समझाया कि अगर मेरे पास नॉन डिसजंक्शन होती है, मेरे पास क्या होती है, नॉन डिसजंक्शन होती है। आपको मैं भी बताऊंगा भी कि नॉन डिसजंक्शन से क्या होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। आप एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको जेनेटिक्स में, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है आप समझो। देखो मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है आप बताओ? 23 पेयर, 23 जोड़े। 23 जोड़े ऐसे लगा दिए, ये लगे हुए 23 जोड़े। अब ये जो 23 जोड़े लगे हुए ऐसे, इनमें से कोई भी एक जोड़ा जिसमें डिसजंक्शन नहीं हुई, मतलब ये आपस में ऐसे अलग नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा जोड़ा या तो ऊपर चला जाएगा या वो नीचे वाले धागे के साथ चला जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो ऊपर 24 क्रोमोसोम चले गए, क्योंकि इस जोड़े में 2 हैं, बाकी तो 22 गए, 22 ऊपर 22 नीचे, ये पूरा का पूरा जोड़ा ऊपर चला गया, तो ऊपर 24 चले गए, नीचे 22 हो गए, तो क्रोमोसोम अनइक्वल हो गए, उनसे फिर गैमेट्स बन जाएंगे। तो ऐसी एक डिजीज होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम की संख्या कम ज्यादा होना। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं बेटा, हम इस चीज को लिख सकते हैं कि हमारे पास, मैं एक बार इसको हटा दूं, हमारे पास क्या हो सकता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, हम लिख सकते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, वन पेयर कंप्लीटली मूव कर जाएगा एक पोल पे, कंप्लीटली मूव करेगा एक पोल पे, वन पोल। उससे क्या होगा, ये नॉर्मल बेटा, नॉर्मल एनाफेज है। मान लो यहां पे 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, तो नॉर्मल एनाफेज 1 में क्या होता है आप याद करो। अगर नॉर्मल एनाफेज 1 करता, अगर मैं ये नॉर्मल करता, तो मेरे पास 23 क्रोमोसोम ऊपर और 23 नीचे, ऐसे और ऐसे ऐसे मूव करते, ये नॉर्मल होता। ठीक है, ये नॉर्मल होता। और यहां पर मेरे पास क्या हुआ, यहां पर मेरे पास क्या हुआ, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, मेरे पास ये 23 पेयर है, 23 पेयर है। ठीक है, इस 23 पेयर में ध्यान सुनेंगे, 23 पेयर है आपके पास, 23 पेयर में मेरे पास, आप समझे ध्यान से, 23 पेयर है आपके पास। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर सकता हूं आप समझे, नॉर्मल में 23 ऊपर 23 नीचे, ये 23 पेयर है। क्या है, 23 पेयर है। इस 23 पेयर में से 24 ऊपर और 22 नीचे चले गए। ऐसा कैसे हो गया कि मान लो कोई एक पेयर पूरा का पूरा ऊपर चला गया, ये क्यों हुआ है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। आपको समझना चाहिए, ये नॉर्मल एनाफेज 1 है और इस एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन हुई है। नॉर्मल एनाफेज में क्या होगा, एवरी पेयर, हर पेयर क्या शो कर रहा है, डिसजंक्शन। क्या शो कर रहा है, डिसजंक्शन। ये क्लियर होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहां तक हो गई बात सही। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे याद करो। हमारे पास मान लो 46 क्रोमोसोम थे और वो अब मेरे पास अपोजिट पोल पे 23 ऊपर और 23 नीचे, है ना। टीलोफेज 1 में क्या होगा आप देखो ध्यान से। मान लो मैंने सेंटर में 46 क्रोमोसोम लिया, 6 लिए, मान लो 6 लिए, तो 3 क्रोमोसोम ऐसे ऊपर पहुंच गए, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया इसमें से। ठीक है, एक मेरे पास यहां चला गया और एक पूरा का पूरा यहां चला गया, और एक मेरे पास, आप देखें ध्यान से, एक मेरे पास अगर यहां आया है तो ऐसा ही एक मान लो यहां आ गया, तो भाई क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी ना, 6 में से इसमें चला गया। अब टीलोफेज आपको भी पता है कि क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, तो यहां पर दोनों पोल पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, क्रोमेटिन आ जाएगा। दोनों पोल पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रोमेटिन आ जाएगा, है ना, ऐसे क्रोमेटिन आ जाएगा। तो टीलोफेज 1 में क्या होगा कि क्रोमोसोम देख लें, कंप्लीट क्रोमोसोम, कंप्लीट क्रोमोसोम इज नाउ ऑन, कंप्लीट ना लिख के लिखेंगे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने थे टोटल से, हाफ द मतलब आधे, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ ऑन ईच पोल। हर एक पोल में आधे नंबर हैं क्रोमोसोम के। अब वो क्रोमोसोम क्या करेंगे, क्रोमोसोम लूज इट आइडेंटिटी। क्रोमोसोम क्या करेगा, लूज कर देगा अपनी आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी को लूज कर देगा एंड फॉर्म करेगा क्या, फॉर्म करेगा क्रोमैटिन। आइडेंटिटी लूज करके वो क्या बना देगा, क्रोमैटिन बना देगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टीलोफेज 1 जो है, टीलोफेज 1 जो है उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ ऑन ईच पोल। हर एक पोल में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर, आधी हो जाएगी। ध्यान से देखें ऐसे। और मेरे पास ये फिर क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। मेरे पास क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है और ये मेरे पास क्रोमैटिन है। और यहां पर मेरे पास क्या बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए। आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए। क्लियर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन के मेरे पास कितने बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस क्या हो गए, फॉर्म हो गए। मेरे पास क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है और 2 न्यूक्लियस मेरे पास बन चुके हैं। क्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है और मेरे पास क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। आप समझो ध्यान से, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, मेरे पास 2 न्यूक्लियस बन गए। ये सारी चीज आपको विजिबल हो जाएगी। तो टीलोफेज 1 क्या है, टीलोफेज 1 क्या है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ ऑन ईच पोल। क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली और क्या बना दिया, क्रोमैटिन बना दिया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें मेरे पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियस मेरे पास क्या हो गए, अलग अलग पोल पे बन गए। और इन अलग अलग पोल पर जो 2 न्यूक्लियस बने हैं इनमें क्रोमोसोम या अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है। ये n है बेटा, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या था, 2n से मेरे पास n और n, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है। और फिर आप क्या करोगे, ER, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये चीजें वापसी आ जाएंगी, रीअपीयर। तो इसे हम कह रहे हैं मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। क्या हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गई बात, दिस इज मियोसिस 1 कंप्लीट। अब मैं इसके बाद साइटोकाइनेसिस कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, वेट करूंगा मियोसिस 2 के बाद करने का। तो क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ है? मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। उसके बाद मेटाफेज 1 में डबल मेटाफेजिक प्लेट बनी और फिर क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर दिया गया एनाफेज 1 में। क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया एनाफेज 1 में, क्रोमोसोम की संख्या हाफ कर दी गई। वेरिएशन 2 जगह आती है, पहला पैकेटिन में। पैकेटिन में कैसे आती है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। दूसरा आपके पास वेरिएशन कहां आती है, एनाफेज 1 में। वो दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, पर पहले मैं क्या करता हूं, मियोसिस को कंप्लीट करते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि जब हमने सेल साइकिल पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, चाहे सेल में मियोसिस हो रही हो चाहे माइटोसिस। अब मेरे पास मियोसिस 1 हो गई है, क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर चुके हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ हाफ। अब करेंगे मियोसिस 2। पर क्या मियोसिस 1 और 2 के बीच में कोई गैप है? क्या कोई ऐसा गैप है जो 1 और 2 के बीच में है? उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मियोसिस 1 में जब मैंने स्टार्ट किया था, मियोसिस 1 स्टार्ट किया था, तो मेरे पास मान लो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम थे और उसका अमाउंट ऑफ डीएनए क्या था, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए था 4c। अब मैं जब यहां तक आया, पूरा यहां तक आया, तो मेरे पास 2 सेल बन गए। 2 सेल बना लो या 2 बना लो, न्यूक्लियस बना लो। एक में n हो गया, एक में n, और अमाउंट 2c और 2c। आप समझ रहे हैं, मतलब 4c से अमाउंट 2c और n हो गया मेरे पास उसकी प्लॉइडी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं मियोसिस 2 करूंगा, उससे पहले इस गैप को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। Now what is interkinesis? Gap between meiosis 1 and meiosis 2। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताना। टीलोफेज 1 में डीएनए को खोल रहे हैं और प्रोफेज 1 में वापसी कंडेंस करना पड़ेगा।
इस फेज में मैंने डीएनए से क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनाया। जब मियोसिस 2 करोगे तो दोबारा कंडेंस तो करोगे ही। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ सेल्स में डीएनए पूरी तरीके से क्रोमैटिन में नहीं, मतलब क्रोमोसोम पूरी तरीके से खुल के क्रोमैटिन में नहीं आता, कंप्लीटली डिस्पर्स स्टेट में नहीं आता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने एक बार यहां पर खोलना है और इसको डीएनए को फिर यहां बंद भी दो करना है दोबारा से। तो कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, वो पूरी तरह से खुलता ही नहीं है अच्छे से। तो मैं यहां चीज क्लियरली लिख रहा हूं, इन सम सेल्स डीएनए नॉट कम इन कंप्लीट डिस्पर्स स्टेट, पूरी तरीके से डिस्पर्स स्टेट में नहीं आता, पूरी तरीके से खुले हुए स्टेट में नहीं आता। आप समझ ले ध्यान से, आप इस बात को समझे ध्यान से। हम लिख रहे हैं कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें डीएनए पूरी तरीके से खुले हुए स्टेट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे इसके बाद यहां से दोबारा कंडेंस करना है। दूसरी चीज इंटरकाइनेसिस में, इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होता, डीएनए नॉट गेट डबल, इसमें कोई डीएनए डबल नहीं होता, बस सेंट्रियोल डबल करते हैं। क्योंकि आप सेंट्रियोल देख रहे हो, एक इस सेल के पास चला गया, एक इस सेल के पास, अब दोबारा डिवाइड करने के लिए स्पिंडल बनाना पड़ेगा, तो इसके पास भी 2 होना चाहिए, इसके पास भी 2 होना चाहिए। मेरी बात समझो ध्यान से। हमने टेलोफेज कर लिया भाई, इस सेल के पास एक सेंट्रोसोम चला गया यहां पर जो था, और एक यहां था, लेकिन अगर मुझे दोबारा स्पिंडल बनाने तो मुझे 2 चाहिए होंगे ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां डबल करना पड़ेगा, इसको यहां डबल करना पड़ेगा। तो वो कहां होता है? इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल डबल होता है। ठीक है, डीएनए नॉट गेट डबल, सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल को डबल करना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं मियोसिस 2 में। पर आपको मैं चाह रहा हूं कि एक कंपैरिजन जरूर ले लो। आप किसके बीच का कंपैरिजन लोगे बेटा? कंपैरिजन लोगे आप किसके बीच का, मैं बता देता हूं आपको। देखो, हमने चेंजेस की बात करी साइटोकाइनेसिस में, तो मैं चाह रहा हूं एक बार कंपेयर कर लो आप, है ना। एक बार कंपेयर कर लो किसको? इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज। ठीक है, इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेज। ठीक है, इंटरकाइनेसिस और हमने क्या बोला, इंटरफेज लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, सुनना। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज की हम बात कर रहे हैं। इंटरकाइनेसिस क्या होता है और इंटरफेज क्या होता है, इसको हमें समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने ये सेल साइकिल पर, ध्यान से देखना बेटा, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। ये मान लो 2 सेल साइकिल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर ये एम फेज है, ये G1 है, S और G2। तो G1 प्लस S प्लस G2 को मिलाकर हम इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज किसके बीच का हो गया? इट इज बिटवीन 2 M फेज। M फेज का मतलब हो गया बिटवीन 2 माइटोसिस। अब ये देखो इंटरकाइनेसिस कहां है, ये मेरे पास G1 है, S G2 है। इंटरकाइनेसिस यहां है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, यहां इंटरकाइनेसिस है। दिस इज इंटरकाइनेसिस। अब मुझे बताओ ये कहां पर है, सोच के बताओ। अब सोच के बताओ कहां इंटरकाइनेसिस। आप कहोगे इट इज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्या इसमें डीएनए डबल हो रहा है? यस, इसमें डीएनए डबल होता है, आप लिखोगे यस। पर इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होता, नो डीएनए गेट डबल। आपको समझ आई बात, नहीं आई समझ? ठीक है, क्योंकि वो यहां है इंटरकाइनेसिस M1 और इसके बीच में।
मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। तो इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां डीएनए डबल और आपको कि बिल्कुल हो रहा है सर, कहां हो रहा है, एस फेज में, यहां होगा, तो यहां पर डीएनए डबल होता है, ठीक है। और ये किसके बीच में, इसके बीच में, इंटरफेज कह रहे हैं उसे, ठीक है। तो आपने याद रखना है इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होता, उसमें मेरे पास क्रोमोसोम हो सकता है। यहां तो क्रोमोसोम कंप्लीटली खुलेगा ना एम के पास, तो क्रोमोसोम खुलना चाहिए अच्छे से, कम इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के रूप में आ गया। इसका मतलब इनकंप्लीट डिस्पर्स स्टेट, कंप्लीटली खुली हुई स्टेट में आ गया, सही है, कंप्लीटली खुली हुई स्टेट में आ गया। और यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डीएनए, क्योंकि आगे कंडेंस करना है, नॉट कम इन कंप्लीट डिस्पर्स स्टेट, डिस्पर्स स्टेट में नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ रही है। अब ये इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस के लिए आपने एक डिफरेंस देख लिया, चेंजेस मैंने बता दिए हैं कि वो किसके बीच में है ये। तो हम अब यहां से क्या पढ़ेंगे बेटा, मियोसिस 2 पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुन ला ध्यान से, मियोसिस 2 क्या होती है। मियोसिस 1 हमने पढ़ लिया, ठीक है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की संख्या को हम हाफ कर चुके हैं, क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर चुके हैं। अगर 46 थे तो 23 और 2 न्यूक्लियस बन चुका है। साइटोकाइनेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वेट कर सकते हैं मियोसिस 2 का। तो मियोसिस 2 एक्चुअल में क्या होती है, आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप जरा ऐसे सोचो, आपके पास ये क्रोमोसोम का जोड़ा था, ऐसे पेयर था, आप समझना ध्यान से, आपके पास एक क्रोमोसोम का जोड़ा था। आपने मियोसिस 1 में इनको अलग अलग भेज दिया ऐसे, दिस इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में आपने इसको और इसको अलग कर लिया आपस में ऐसे। अब क्या किया आपने, अब क्या किया, आप ध्यान से सुने, आपने क्या, अब क्या किया, ऐसे और ऐसे इसको अलग किया बीच में से। अब क्या करो, जैसे माइटोसिस होती ना वैसे इनको अलग कर लो, तो मियोसिस 2 होगी। मतलब मियोसिस 2 में क्या करना आपने, इनको बीच में से अलग करना है। पहले आपने इस पेयर को अलग कर लिया था, पेयर को यहां, तो मियोसिस 1 में आपने क्या सेपरेट किया था, पेयर में से पेयर को अलग किया था। और मियोसिस 2 में आप क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर रहे हैं। नाउ वी आर सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर रहे हैं, ये मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी है, जैसे मान लो मैंने इसको अलग कर लिया, इसको, इन दोनों को अलग कर लिया, अब इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, ठीक है, कर लिया ऐसे। तो इसका मतलब पहले कितने, ये 2 क्रोमोसोम थे, अभी क्रोमोसोम की संख्या 2 थी, यहां पर एक एक हो गई, पर यहां पर नंबर वही रहेगा, है ना, यहां पर नंबर वही रहेगा। आप देखो, मतलब अगर मैं इसको 1 काउंट कर रहा हूं तो इसको भी 1 काउंट करूंगा। तो मियोसिस 2 इट इज लाइक माइटोसिस, क्योंकि इसमें सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मियोसिस 2 इट इज लाइक माइटोसिस, ये कैसी है, माइटोसिस जैसा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं। आप समझ रहे हो कौन अलग हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं। एक सेकंड दो बेटा, पानी पी लो थोड़ा सा। एक सेकंड देना बेटा, थोड़ा सा पानी पीना है मुझे। पानी पीना है। हाँ, थक जाते हैं बेटा, असल में लाइट नहीं आ रही है इस वक्त अभी। हाँ, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अभी, इसलिए। देखो देखो, मियोसिस 2 क्या है, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड अलग करते हैं, तो इट इज लाइक माइटोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, सो इट इज लाइक माइटोसिस।
वो किसके जैसा है? माइटोसिस जैसा है। यहां तक समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला था? इट इज लाइक माइटोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, है ना, तो सो इट इज लाइक माइटोसिस, ये बोला हमने। ठीक है, क्लियर है? तो आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होती। आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर नॉट गेट चेंज, नंबर नॉट गेट चेंज। तो चलो फिर वही स्टेजेस पढ़ते हैं जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही। जो डिफरेंस होगा साथ के साथ बताते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज 2 की। हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको लो, मेरे पास ये 2 सेल है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये एक ही सेल है जिसमें अभी दोनों पोल पे मेरे पास 2 सेल बन चुके हैं। ठीक है, 2 सेल बन चुके हैं 2 पोल पे ऐसे। तो मेरे पास यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पे एक सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक सेल की यहां है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो 2 हैप्लॉइड सेल थे। इसमें मुझे क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे को इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे क्या होगा? क्रोमोसोम दिखने ऐसे, देखो ये रहा इसके जैसा और एक ये रहा इसके जैसा, और एक मान लो हम ऐसा एक यहां बना देते हैं, ये ऐसे, ये वाला, तो ऐसा ही एक यहां बना देते हैं। तो वो क्रोमोसोम विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा इसमें। तो प्रोफेज 2 वही है जैसा मेरे पास नॉर्मल प्रोफेज था। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम विजिबल होंगे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। ईआर, गोल्जी बॉडी, अच्छा स्पिंडल फाइबर भी बनाने हैं मुझे, पर स्पिंडल फाइबर कहां बनेगा? ये देखो जरा, ये ले लो जरा, देखो ये सेंट्रोसोम इस वक्त यहां ऐसे हैं, मान लो इधर आ जाएंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। ये डबल कब किए थे मैंने? ये वाले देखो, यहां एक ही था, ये डबल किया था इंटरकाइनेसिस में, याद आया? तो ये सेंट्रोसोम यहां ले लिया हमने, और यहां से अब स्पिंडल फाइबर क्या होगा? बनना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे। तो ये चीज थी बेटा हमारे पास, ये चीज थी। तो हमारे पास क्या था? ध्यान देंगे, हमारे पास क्या था? ये सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम था, और यहां से ये स्पिंडल फाइबर था, है ना। ये आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल हो गए, मेरे पास स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे, जैसा नॉर्मल माइटोसिस में होता है वो बनेंगे। पर अभी स्पिंडल फाइबर ऐसे बन रहे हैं, ऐसे, इस तरीके से आ रहे हैं, यहां भी ऐसे आ रहे हैं, समझ आ रहा है? इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा? ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये डिसअपीयर हो गए। और फाइनली क्या होगा बेटा? फाइनली मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ये फाइनली हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास फाइनली हो जाएगी। ये प्रोफेज 2 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। अब देखो जरा मेटाफेज में क्या होने वाला है, समझना ध्यान से बेटा। मेटाफेज में क्या होगा उसको हमने समझना है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा उसे हमने समझना है। तो मेटाफेज 2 लिख रहा हूं मैं। देखो क्या होगा मेटाफेज 2 में? आपके पास ये मान लो सेल है ऐसा, आपके पास ये एक सेंट्रोसोम है, यहां पे आप देख रहे हो सेंट्रोसोम है, यहां पर एक, यहां है ऐसे, एक यहां है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है यहां पे, मान लो ऐसा वाला एक ये रहा, एक यहां पर ये एक ये रहा, ऐसा वाला क्रोमोसोम एक ये रहा यहां, और ऐसा इसका पेयर में से एक ये रहा। ठीक है, क्लियर? एक ये मान लो ऐसे वाला ये रहा यहां पे, इस तरीके का एक ये रहा, ये रहा, ये दिख रहा है यहां पे। अब यहां से स्पिंडल फाइबर बने हैं, और उन्होंने फिर इसको मेटाफेजिक प्लेट पे सेंटर पे लाया है यहां पे ऐसे। अगर आप देखो दोबारा, मेरे पास एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमोसोमल फाइबर हैं? 2। आप देख सकते हो ये हो रहा है। तो आप देखो मेरे पास अभी फिर से, अगर मैं ऐसे क्रोमोसोम बना रहा हूं और इसको मैं सेंट्रोमियर दिखा रहा हूं,
इसको मैं सेंट्रोमियर दिखा रहा हूं और इस पे काइनेटोकोर है। तो आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर है। दिस इज काइनेटोकोर। ये मेरे पास क्या है? काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है। और मेरे पास एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर हैं? 1 और 2। ये 2 फाइबर हैं। आप देखो, है ना, 2 फाइबर है ना मेटाफेज 2 में भी। क्लियर हो गई बात? तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर। देखो क्या क्या लिखोगे मेटाफेज 2 में। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, कहां अटैच हो गया है स्पिंडल फाइबर? स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है किस पे? क्रोमोसोम पे। अटैच ऑन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमोसोमल फाइबर, जैसा कि मेटाफेज में होता था। 2 क्रोमोसोमल फाइबर है जो कि अपोजिट पोल पे अटैच है। अटैच ऑन अपोजिट पोल मतलब एक इस पोल पे अटैच और ये अपोजिट पोल है, एक इधर एक इधर, ये अपोजिट पोल है इस वक्त स्पिंडल का। अटैच ऑन अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल। अब ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। अब ये क्या हो गए? ये एक मेटाफिजिक प्लेट ये है, दिस इज मेटाफिजिक प्लेट, दिस इज मेटाफिजिक प्लेट। तो बोथ सेल, अब देखो, क्रोमोसोम कम इन इक्वेटर या मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए। कहां आ गए? मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए। तो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आए हैं और किस पर आए हैं? मेटाफिजिक प्लेट पर आए हैं। क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर, और जिसे हमने क्या बोला? मेटाफिजिक प्लेट बोला, उस पर आ गए हैं। ठीक है, इसे हमने बोला क्रोमोसोम मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको मेटाफेज 2 क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा, एक क्रोमोसोम पे 2 धागे ऐसा। अब इनको बीच में से तोड़ना है ऐसे, जैसा कि हमने नॉर्मल माइटोसिस के एनाफेज में किया था, बीच में से सिस्टर क्रोमैटिड को अलग किया था। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अब एनाफेज 2 में क्या करोगे? यहां पर आप लिखोगे नाउ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल। अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल, इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं, जैसे ये क्रोमोसोम है ऐसे, इस पर मेरे पास ये सेंट्रोमियर था, इस पे आपने देखा है काइनेटोकोर था ये ऐसा। इस काइनेटोकोर पे क्या जुड़ा हुआ था? ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था ऐसे। तो जब ये बीच में से अलग होगा, ये बीच में से अलग होगा, तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। आपको पता है ये ऐसे ही मूव करते हैं ऐसे। यहां पर इनके सेंट्रोमियर है और यहां पर मेरे पास क्या है? ये चीज ऐसे। ठीक है, ये बीच में से अलग हो गया। क्लियर है? ये चीज समझो ध्यान से। तो ये बीच में से सेपरेट हो गया ऐसे। आप ये चीज क्लियर रखो। तो मेरे पास ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बीच में से ऐसे अलग हो गया, इस तरीके से अलग हो गया, इस तरीके से। तो मेरे पास एनाफेज आप देख लो, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज आपको दिखेगी कि यहां पर मेरे पास एक सेंट्रोसोम है। ठीक है, क्लियर? सेंट्रोसोम है। ठीक है, क्लियर? सही है, ये हो गया। ऐसे यहां पर ध्यान देना बेटा, इसे ये देखो, कलर देख लेना, मैंने पिंक वाले नहीं बनाए हैं अभी। तो ये इस तरीके से आपको अपोजिट पोल पर जाते हुए दिखेंगे, बीच में से अलग होके ऐसे। तो ये आपको दिखेगा कि ये अपोजिट पोल पे ये मूव कर रहे हैं यहां ऐसे। तो मैं इस चीज को समझो, यहां से ये सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर क्या हो गए? सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गए? सेपरेट हो गए और स्पिंडल के अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। ये स्पिंडल अपरेटस का पोल है ना, यहां पर ये धागा छोटा होता जाता है। ये जो धागा होगा ना, एनसीईआरटी लिखती है छोटा होता जाता है, ये छोटा होता जाता है, ये उधर की तरफ चाहते चले जाते हैं।
स्पिंडल फाइबर शॉर्टन्स, है ना, क्लियर। अपोजिट पोल कैसे कि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गया, शॉर्टन्स, ये ध्यान रखना हमने, क्लियर है, बहुत मजा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ याद करो, क्रोमोसोम बीच में से ऐसे अलग हो गए, एक इधर जा रहा है एक इधर। ऐसे मान लो ह्यूमन का सेल होता तो पहले मैंने 23 क्रोमोसोम ऊपर 23 नीचे पहुंचा दिए, अब मैं उस 23 को ऊपर यहां बीच में से अलग कर रहा हूं, या नीचे 23 को बीच में से, ऊपर 23 को बीच में से ऐसे अलग कर रहा हूं। आ रही है समझ ये बात। तो ये एनाफेज 2 में हो गया। अब टेलोफेज 2 में क्या होगा, आपके पास चार पोल पे, एक सेकेंड दो बेटा मेरे को, चार पोल पे ये क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। चार पोल पे इस तरीके से मेरे पास क्रोमोसोम बन जाएंगे, आप समझना ध्यान से, मेरे पास क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे ऐसे, क्लियर, ये चीज हो गई ऐसे, ध्यान से समझना, ऐसे क्रोमोसोम बन गए। यहां पर भी मेरे पास क्रोमोसोम पहुंच गए, मान लो ऐसे, इस तरीके से यहां क्रोमोसोम पहुंचे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, चारों पोल पे ऐसे क्रोमोसोम पहुंच चुके, ठीक है। अब ये अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चारों पोल पर मेरे पास ये क्रोमेटिन आ जाएगा। आपको पता है ये क्रोमेटिन मेरे पास चारों पोल पर यहां आ गया, चारों पोल का मतलब चार कॉर्नर्स पे ऐसे ये क्रोमेटिन आ गया। ये तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रोमोसोम जो कि स्पिंडल देख रहे हो यहां पर, इसकी ये मेरे पास सेंट्रोसोम है, यहां पहुंचे थे ये, यहां पहुंचे थे ये ऐसे। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है उन्होंने अपनी क्या कर दी, लूज कर दी आइडेंटिटी। क्रोमोसोम जो है उन्होंने अपनी क्या कर दी, लूज कर दी आइडेंटिटी, क्लियर है, आइडेंटिटी लूज कर दी, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, उन्होंने अपनी क्या कर दी, आइडेंटिटी लूज कर दी, और मेरे पास क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया, मेरे पास क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। तो क्रोमोसोम ने क्या किया, क्रोमोसोम लूज कर दिया आइडेंटिटी को, ठीक है, आइडेंटिटी को। तो क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया है, और मेरे पास फाइनली क्या बन गया है, क्रोमेटिन। क्या बन गया, क्रोमेटिन फॉर्म हो गया है, क्लियर, क्या बन गया है, क्रोमेटिन फॉर्म हो गया। तो क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्रोमेटिन बना दिया है, क्रोमेटिन बना दिया, ये मेरे पास क्रोमेटिन बन चुका है, क्लियर है, क्रोमेटिन बन चुका है। तो क्रोमोसोम ने आइडेंटिटी लूज करके क्रोमेटिन बना दिया, तो चार न्यूक्लियस आपके पास बन गए। तो आपके पास न्यूक्लियर एनवलप फिर आ जाएगी, एनवलप फॉर्म, वही चीजें फिर से होंगी, ईआर गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियोलस ये आ गया वापसी, रीअपियर, ये चीजें हो गई, ठीक है। टेलोफेज 2 है, आप समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है टेलोफेज 2। मतलब अब मेरे पास फाइनली चार, मतलब आप समझो ध्यान से, अगर मैं कहूं आपको कि फाइनली मेरे पास साइटोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूं तो अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस मतलब अब टेलोफेज हो चुका है, साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो जैसे प्लांट में होती है उसमें होगी, एनिमल में होगी, पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लीवेज वाली करते हैं। कौन से वाली करते हैं, क्लीवेज वाली ही करते हैं, हम सेल प्लेट वाली नहीं करते। इस बात का एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा, इसके लिए परेशान मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लीवेज वाली, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ। देखो हम कैसे करते हैं, मियोसिस के बाद आफ्टर टेलोफेज दो तरह की, देखो मियोसिस में दो तरह की साइटोकाइनेसिस पॉसिबल है। इन मियोसिस हमारे पास दो टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस पॉसिबल है। कौन कौन सी है ये, देखो ध्यान से, एक है साइमल्टेनियस और एक है सक्सेसिव। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ का क्या मतलब हो, ये देखो, ये आपके पास एक सेल है, एक सेल है, आपने इसमें मियोसिस 1 करी, समझना ध्यान से, आपने इसमें मियोसिस 1 करी, क्लियर है, आपने क्या करा है, मियोसिस 1 किया बेटा, सुनना ध्यान से। मियोसिस 1 करके आपके पास क्या बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, एक यहां एक यहां,
दो न्यूक्लियस बन गए, दोनों हैप्लॉइड। ये 2n था ना बेटा, आपको पता है मियोसिस 1 के बाद ही हैप्लॉइड बन जाता है। फिर आपने क्या किया, इसमें मियोसिस 2 करी, मियोसिस 2 करी जैसा हमने पढ़ा, तो अब 4 न्यूक्लियस बन गए, चारों हैप्लॉइड हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि चारों हैप्लॉइड क्यों हैं, क्योंकि पहले हैप्लॉइड ऐसे है कि ये वाला एक क्रोमोसोम है, अब हैप्लॉइड है ऐसे बीच में से अलग होके भी हैप्लॉइड कहलाएंगे। तो 4 न्यूक्लियस है, चारों हैप्लॉइड है। बच्चे को कई बार ये डाउट होता है ये 4 कैसे, यहां 2 हैप्लॉइड बन गए, लेकिन अभी इसमें एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाले हैप्लॉइड है। ये वाले क्या है, वो सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो गया, वो वाले हैप्लॉइड है। तो यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए 4C था, यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, और यहां पर जो चारों न्यूक्लियस बने हैं उनमें C है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए C हो गया। ये तो समझ आ गई आपको। अब मैं साइटोकाइनेसिस करता हूं, अब मैं इसमें क्या करूंगा, साइटोकाइनेसिस करूंगा। तो अब मैं जब साइटोकाइनेसिस करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। आपके पास ये 4 न्यूक्लियस हैं, चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस 4 पोल पे, तो एक साइटोकाइनेसिस ये करी। अब इससे मेरे पास 2 सेल बन गए, एक ये करी, फिर दूसरी साइटोकाइनेसिस ये करी, और तीसरी ये करी। आप समझो, एक साइटोकाइनेसिस ये, दूसरी ये, तीसरी ये मेरे पास टोटल कितनी साइटोकाइनेसिस हो गई, टोटल मेरे पास हो गई कितनी, मेरे पास 3 साइटोकाइनेसिस हो गई, और ये साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ये सारी साइटोकाइनेसिस एक साथ हुई है, सक्सेसिव होता है एक के बाद एक। देखो कैसे, ये सेम करो, मान लो ये मेरे पास डिप्लॉइड सेल है जिसकी आपने मियोसिस करी, बिल्कुल वैसे ही करो। मियोसिस 1 किया आपने, मियोसिस 1 कर दिया इसका, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए ऐसे हैप्लॉइड। अब आप क्या करो, साइटोकाइनेसिस अभी कर दो, अभी ही कर दो साइटोकाइनेसिस। ये कर दी साइटोकाइनेसिस, तो इसका मतलब एक साइटोकाइनेसिस आपने मियोसिस 1 के बाद ही कर दी। आपके पास 2 हैप्लॉइड सेल है सक्सेसिव, एक के बाद एक। फिर दोबारा इसमें क्या करो, मियोसिस 2 करो। तो जब आप मियोसिस 2 करोगे तो मियोसिस 2 के बाद इन दोनों में कितने न्यूक्लियस बन गए, ऐसे 2-2। अब जाकर इसकी क्या करो, फिर साइटोकाइनेसिस कर दो। अब कर दो साइटोकाइनेसिस। आप देख रहे हो फर्क क्या है इसमें, ऐसे 4 न्यूक्लियस सेल बन गए। तो मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि साइटोकाइनेसिस करने के 2 तरीके हैं। एक मियोसिस 1 के बाद कर दो जिसे आप सक्सेसिव कहते हो, एक मियोसिस 2 के बाद करो जिसे आप साइमल्टेनियसली कहते हो। समझ आ रहा है, साइमल्टेनियस मतलब दोनों आपने एक साथ कर दी, 2 ना बोल के 3 बोलते हैं, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो ये पहली साइटोकाइनेसिस होती है, फिर इनको अलग काउंट करते हैं, 2 और 3 को अलग क्यों काउंट करते हैं, जब आपने ये बॉल खींच दी तो ये 2 अलग सेल हो गए, तो इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो 3 साइटोकाइनेसिस होती है टोटल। अब वो 3 चाहे आप जैसे कर लो, 3 साइटोकाइनेसिस होती है, तभी 4 सेल बनते हैं बेटा, हमेशा याद रखना इसे। तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। क्लियर है, ये चीज समझ आनी चाहिए। और इसको मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि प्लॉइडी और अमाउंट कैसे बदला। अब देखना एक बार जरा ध्यान से देखो, मान लो मैं सेल साइकिल पढ़ रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया है, ऐसे ये G1 है, S और G2, मियोसिस कर रहा हूं। मेरे पास यहां स्टार्ट किया, मुझे एक चीज बताना आप ध्यान से, यहां पर अमाउंट यहां 2n होता है और अमाउंट ऑफ 2n प्लॉइडी होगी, अमाउंट कितना होता है याद करो, अमाउंट 2C था कि नहीं, याद आया, 2C था सर, बिल्कुल सही है। यहां अमाउंट 2C से क्या हो गया 4C, तो इसका मतलब यहां अमाउंट सेल का कितना है 4C, और प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो प्लॉइडी कितनी है 2n है। मैंने यहां पर मियोसिस 1 करी, तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल आ जाएंगे, मान लो ये 2 न्यूक्लियस बन गए, तो दोनों हैप्लॉइड हैं, पर अमाउंट अभी भी 2C है, 4C का आधा हो गया 2C, और यहां पर कितने सेल बन गए 4, तो चारों सेल हैप्लॉइड ही हैं, और इसमें अमाउंट कितना है C। ये ध्यान रखना हमें। तो ये अमाउंट और प्लॉइडी को लेके है। तो मियोसिस 1 के बाद आप समझो, इस चीज को आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा ली है कि आफ्टर मियोसिस 1 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है, जिनमें अमाउंट कितना होगा 2C इन ईच,
2C in each. After meiosis 2, मेरे पास 1 हैप्लॉइड, सॉरी, मियोसिस 2 के बाद अब कितने हो जाएंगे? 4 हैप्लॉइड सेल। अमाउंट कितना है? 4C इन ईच। ठीक है, अमाउंट कितना है? 4C। समझना ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना बेटा। अमाउंट कितना है? 4C। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो प्लॉइडी और अमाउंट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि प्लॉइडी कैसे बदलती है। ठीक है, ये मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं इसको समझना। चलो एक एक ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ देखे, चलो ग्राफ देख लेते हैं। आप देखो, ये अमाउंट C है, ये 2C है, ये 3C है और ये 4C है। ठीक है, आ जाते हैं G1 फेज। ये G1 है, G1 में 2C होता है। S में बढ़ के कितना हो जाएगा? आपको पता है 4C। G2 में कितना रहेगा? 4C। मैं यहां फेज लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं अमाउंट, इस एक्सिस पर। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब आओ मियोसिस 1। दिस इज मियोसिस 1। हमने मियोसिस 1 कर दी तो अमाउंट कितना हो गया? 2C। फिर मैंने क्या करी? मियोसिस 2 कर दी तो अमाउंट कितना हो गया? C। अगर वैसे देखो तो 4C से C आया, पर आप इनिशियल वैल्यू से देखो। इनिशियल वैल्यू से अमाउंट कितना हो गया? हाफ हो गया। आपको समझ आ रहा है? तो मेरे पास G1 में अमाउंट कितना था? 2C था। G2 में कितना था? 4C था। मियोसिस 1 के बाद, आफ्टर मियोसिस 1 2C और आफ्टर मियोसिस 2 मेरे पास C आएगा। दिस इज फॉर अमाउंट, ध्यान रखें इसे। और अगर मैं प्लॉइडी की बात करता हूं, दिस इज N, यहां प्लॉइडी लिख देता हूं 2N। प्लॉइडी मतलब, सॉरी, फेज लिखते हैं यहां और यहां प्लॉइडी लिखते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड। समझना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखो देखो, अब अगर आपको पता है कि G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते, S में नहीं बदलते, G2 में नहीं बदलते, लेकिन मियोसिस 1 में क्या हो गया? N। और मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस, तो इसमें N ही रहेगा। फर्क क्या है? सुन लो ध्यान से। मैं यहां से ऐसे चला था क्रोमोसोम, देखो मैं यहां से ऐसे क्रोमोसोम के साथ था, तो मेरे पास अब ऐसा क्रोमोसोम रह गया, ऐसे वाला N हो गया, मतलब सेल में एक ही रह गया। एक दूसरे वाला दूसरे सेल में चला गया तो दोनों N हो गए ऐसे। ये मियोसिस 1 में हुआ है। मियोसिस 2 में ये बीच में से अलग हुए हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ है, ये बीच में से अलग हुए हैं। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये क्रोमोसोम 2C है, लेकिन ये सिंगल वाला जो बच गया ऐसे वाला बीच में से अलग हो के वो C है। और यहां पर 4C क्या है? 4C इन दोनों को मिलाकर कह रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर ऐसे मान लो क्रोमोसोम है, इनके अमाउंट को 4C कह रहे हैं। इनमें से एक रह गया 2C, फिर बीच में से अलग हो गया, C बच गया। इस तरीके से मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं? तो नंबर चेंज नहीं हो रहा। अगर आप यहां देखो, यहां नंबर चेंज नहीं हुआ है, नंबर नॉट चेंज, क्योंकि आप समझिए बीच में से अलग हुआ है। अब यहां पे बीच में से अलग हुआ है ऐसे, लेकिन यहां पर नंबर चेंज हुआ है। यहां पे, यहां देखो अमाउंट को देखो, अमाउंट क्या हुआ है? 2 में से 1 रह गया। अभी बीच में से अलग होगा तो धागे का अमाउंट है ना, वो तो आधा होगा ही। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही? ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं आपके लिए। हमने पढ़ना था बेटा, सिग्निफिकेंस पढ़नी थी माइटोसिस की। मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूं माइटोसिस और मियोसिस की, है ना। हम माइटोसिस और मियोसिस की क्या बता रहे हैं आपको? सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। किसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं? माइटोसिस की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताएंगे प्लेस ऑफ माइटोसिस कहां होती है, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस की सिग्निफिकेंस आनी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सिग्निफिकेंस आनी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस की सिग्निफिकेंस। तो उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं
एनिमल सेल में माइटोसिस कहां होती है? तो देखो मेरी बात समझना ध्यान से, स्किन हो गया, वहां पर सेल को रिप्लेस करना पड़ता है, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनाने पड़ते हैं, आपको समझ आ रहा है? तो मेरे पास कहां होगी, मान लो ब्लड सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, स्किन वगैरह हो गया, है ना, जहां पर क्या होगी बेटा, हमारे पास सेल्स नीड टू बी रिप्लेस रेगुलरली, जहां सेल को लगातार आपको रिप्लेस करना है, वहां पर आपके पास क्या होगी, रेगुलरली आपके पास वहां क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस हमारे पास कहां होगी, माइटोसिस मेरे पास एनिमल सेल में हो सकती है और प्लांट सेल में, दोनों में हो सकती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक सेकेंड देना था बस आपको मुझे। हाँ, एनिमल सेल में यहां होती है रिप्लेस करने के लिए, चीक सेल में हो गई, स्किन में हो गई, आपकी बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं, वहां हो रही होती है, तो रिप्लेस के देखो हम एक बार बन गए, तो हमें तो एक तो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, सेल्स मरते रहते हैं, ब्लड सेल्स ज्यादा मर रहे हैं, स्किन सेल रिप्लेस। प्लांट सेल में कहां होती है, कैम्बियम, कहां पर होगी, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये प्लांट है, तो एक तो यहां होगी एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में होगी, और एक होगी इंटर कैलरी मेरिस्टेम में, यहां मान लो इंटर कैलरी यहां पर कहीं पर है, एक सेकेंड रुको, देखो यहां मान लो इंटर कैलरी है, इसके अलावा मेरे पास ये वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इनमें होगी। तो अगर आपसे पूछे प्लांट में कहां कहां होती है, तो ये जगह है बेटा हमारे पास, जहां पर मेरे पास सेल डिवाइड करते रहते हैं। ये आपको पढ़ाया मैंने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, कैम्बियम बताई थी कि कैम्बियम क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो कैम्बियम हो गया या एपिकल मेरिस्टेम्स हो गई, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहां पर माइटोसिस होती है, यहां पर हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्लियर है? बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है उस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वो क्या है, देखो कि माइटोसिस करता क्या है ना, माइटोसिस क्या काम करता है वो हमें समझना है। तो माइटोसिस आपका सबसे पहले न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो को रेस्टोर करता है और इंक्रीज करता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये साइटोप्लाज्म है यहां पर और ये न्यूक्लियस है। मैंने यहां पर मान लो ग्रोथ करा दी, सेल की ग्रोथ हो गई। सेल की जब ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ता है ऐसे, तो अभी न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन में साइटोप्लाज्म, इसके वॉल्यूम को देखो, इसका भी वॉल्यूम देखो और इसका भी वॉल्यूम देखो, समझना है ध्यान से। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम देखो। अब मुझे बताओ कि इसको मैं n अपॉन सी लिख देता हूं, मुझे बताना यहां n अपॉन सी की वैल्यू डिक्रीज कर चुकी है कि नहीं, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं सेल डिवाइड करता हूं, सेल डिवाइड करने से, जिसे मैं माइटोसिस लिख रहा हूं, जिसे मैं क्या लिख रहा हूं, माइटोसिस लिख रहा हूं। तो जब मैं सेल डिवाइड करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, सेल डिवाइड करता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा, समझना इस बात को, मैं न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो को बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ा दूंगा, देखो मैं डिवाइड करके ऐसे 2 सेल बना दूंगा ऐसे, और जब मैंने क्या किया, 2 सेल बना दिया, 2 सेल बना दिया ऐसे, तो मेरे पास न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो बढ़ जाएगी। आप क्लियर हैं? न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो क्या होगी, बढ़ जाएगी, वापसी आ जाएगी। पहले हाई थी फिर डिक्रीज हो गई, तो ग्रोथ ने क्या किया, ये रेशियो को डिक्रीज कर दिया। माइटोसिस करके न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो वापसी बढ़ गई। न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, मुझे वो घट जाता है, सेल बड़ा हो गया,
है ना, मुझे वो वॉल्यूम फिर से लाना है, तो मैं वॉल्यूम लाया तो देख रहे हो ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है, आ गई समझ, क्लियर है ना, ये चीज है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि रेस्टोर, रेस्टोर देखो रेस्टोर होता है वापसी लाना, वापसी लाने का मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहले वो घट गई थी तो मैंने फिर डिवाइड करके उसको वापसी वैल्यू को बढ़ाया, ये एक सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। ग्रोथ चाहिए होती है मुझे, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर बाय माइटोसिस। कैसे होगी, माइटोसिस से होगी। क्लियर है, बिल्कुल सही, किससे होगी ग्रोथ, माइटोसिस से। फिर हम रिपेयर करके बात कर रहे हैं, रिपेयर करके सुन लो ध्यान से। रिपेयर क्या होता है, मान लो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे स्किन सेल डैमेज हो गए, है ना, तो ये होगा कि अगर एनी इंजरी होती है, इंजरी होती है तो सेल्स डिवाइड करते हैं टू रिपेयर, तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया ग्रोथ। भाई मल्टी सेलुलर में ग्रोथ सेल के डिवीजन से होती है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि प्लांट में हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड, देखो डिप्लॉइड में तो माइटोसिस होती है, प्लांट में क्या हैप्लॉइड में माइटोसिस होती है। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। इन प्लांट माइटोसिस अकर in both haploid and diploid cell, haploid and diploid cell। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना इसे, जो बताऊंगा अभी यहां पे, ठीक है। कान आपको कि हाथी जैसे कान, चीते जैसी नजर, एकदम गड़ा दो इस पे। देखो क्या कह रहा हूं, इन प्लांट सेल हमारे पास, इन प्लांट माइटोसिस होती है किसमें, बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, दोनों होती है, हैप्लॉइड में होती है और मेरे पास डिप्लॉइड में होती है, इन दोनों में क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्लियर हो गई बात, ये चीज हमें समझनी है, ठीक, ये चीज हमें समझनी है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कैसे होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मान लो मेरे पास, इसको समझना है, इसको आपको समझना है। प्लांट में मेरे पास हैप्लॉइड में माइटोसिस कैसे होती है, एक स्ट्रक्चर होता है स्पोर, स्पोर हैप्लॉइड होता है प्लांट में, उसकी माइटोसिस करके, उसकी माइटोसिस करके एक मल्टी, चलो मैं एक बार पूरा बता ही देता हूं, नहीं तो क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देखो इसको समझने की कोशिश करना, ये प्लांट किंगडम का टॉपिक है, या ध्यान से समझना बस इसे। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। याद रखो गैमेटोफाइट क्या है, बस नाम याद रखना। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, फीचर याद करो, हैप्लॉइड होता है और कैसा होता है, गैमेट बना सकता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और मल्टी सेलुलर होता है, एक से ज्यादा सेल होते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे बताना जरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, उसका नाम गैमेटोफाइट क्यों रखा, क्योंकि वो गैमेट बनाता है। मैंने ये गैमेट बना लिए, आप सबको पता है कि गैमेट खुद हैप्लॉइड होते हैं, तो मुझे बताओ अगर हैप्लॉइड चीज से गैमेट बनाने हैं तो क्या माइटोसिस नहीं होगी। तो ये पहला प्रूफ है कि हैप्लॉइड में, प्लांट में माइटोसिस होती है। समझ लो ध्यान से, हैप्लॉइड में, प्लांट में। मेरे को मैसेज में मत लिखना सर समझ नहीं आया, दोबारा पर देखना, इसको 2-3 बार देखना, नहीं आएगा फिर बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए 100%। मेरे पास प्लांट में गैमेटोफाइट लिखा है। गैमेटोफाइट शब्द का मतलब होता है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में मल्टी सेलुलर है, उसमें माइटोसिस करके गैमेट बना लिया। अब मैंने किया इस गैमेट की फर्टिलाइजेशन करी, इस गैमेट की क्या करी, फर्टिलाइजेशन करी, और मैंने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। मैंने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। आप समझे ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने गैमेटोफाइट की माइटोसिस करी
और गैमेट बना दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करी और उससे मैंने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो मैंने गैमेटोफाइट की माइटोसिस करके गैमेट बनाया है और गैमेट की फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाया है। समझो इस चीज को, जाइगोट बनाया है। अब इस जाइगोट, जो मैंने ये जाइगोट बनाया, इस जाइगोट की मियोसिस करनी है हमने। जाइगोट की क्या करनी है, मियोसिस। मियोसिस करके हमने ये क्या बनाने हैं बेटा, ये मैंने स्पोर बनाने हैं। इन्हें स्पोर कहते हैं, स्पोर हैप्लॉइड है और उस स्पोर की माइटोसिस से ये बना सकता हूं। तो आपको एक बात समझ में आ गई है ना। देखो एक चीज और कर सकते हैं, मान लो जाइगोट, रुक जाओ अभी देख लो, इस जाइगोट की माइटोसिस कर दो, उससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दो। कुछ के तोते उड़ रहे होंगे अभी, मुझे पता है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम से रिलेट है और बच्चों को ये सुनते ही चक्कर आने लगते हैं। पर ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं मैं यहां पे, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। देखो मेरी आदत है, आपके लिए करेंगे। ये गैमेटोफाइट है जो हैप्लॉइड है और मल्टी सेलुलर है। इस गैमेटोफाइट की माइटोसिस करके मैंने गैमेट बना लिए, गैमेट हैप्लॉइड है। इस गैमेट की फर्टिलाइजेशन करके मैंने जाइगोट बनाया, जाइगोट की माइटोसिस करके मैंने स्पोरोफाइट बना दिया। जाइगोट की माइटोसिस करके मैंने क्या बना दिया बेटा, स्पोरोफाइट बना दिया। आप समझो ध्यान से। तो मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि हैप्लॉइड की भी माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड की भी माइटोसिस होती है, प्लांट के अंदर दोनों की होती है। ठीक है, अब मैंने स्पोरोफाइट की मियोसिस करी क्योंकि मुझे स्पोर बनाना है। आप सिर्फ प्रोसेस समझने की कोशिश करो। मियोसिस करके स्पोर बना दिए। तो स्पोर हैप्लॉइड होते हैं बेटा, स्पोर जैसे गैमेट होते हैं वैसे ये हैप्लॉइड होते हैं, पर गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, स्पोर माइटोसिस करते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि गैमेटोफाइट की माइटोसिस से गैमेट बन गया और स्पोरोफाइट की मियोसिस से मेरे पास स्पोर बन गए। ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप इस चीज को समझे ध्यान से कि गैमेटोफाइट की माइटोसिस से गैमेट बन गया और स्पोरोफाइट की मियोसिस से स्पोर बन गए। और मेरे पास जो ये स्पोर बने हैं इनकी माइटोसिस कर सकते हो। तो क्या आप ये चीज देख पा रहे हो, व्हाट इज, देखो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं, वो खुद हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट कैसे बनाओगे, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं माइटोसिस से। एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट, उससे स्पोर बनाना है तो क्या करोगे, मियोसिस। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड होते हैं स्पोर। दूसरा जाइगोट से मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बनाना तो माइटोसिस। तो प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है। हैप्लॉइड की माइटोसिस भी होती है और डिप्लॉइड की माइटोसिस भी होती है। पर क्या एनिमल में ऐसा होता है, नहीं। एनिमल में नॉर्मली हैप्लॉइड चीज गैमेट होती है। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एनिमल्स में होता है क्या। देखो एनिमल्स में क्या होता है आप समझो। एनिमल्स जो होते हैं, मान लो ह्यूमन बना दें आपको, ये डिप्लॉइड है, इनके सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। तो इनकी मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमेट्स। इनकी मियोसिस से क्या बन गए, गैमेट। आप याद करो, आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि मियोसिस होती है किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की, स्पर्मेटिड बनते हैं। क्या उसकी माइटोसिस होती है, नहीं। तो गैमेट बन गए, गैमेट हैप्लॉइड हैं, इनकी माइटोसिस नहीं होती, नॉट शो माइटोसिस, है ना। इनकी सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल सेल में गैमेट्स, हैप्लॉइड स्टेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस ओनली, बट इन प्लांट हैप्लॉइड सेल कैन बी प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस और प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। समझ आ रहा है। इन प्लांट हैप्लॉइड स्टेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। इन एनिमल्स जिनको कंफ्यूजन लग रही हो दोबारा से इसको देखना, ये लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। इन एनिमल्स हैप्लॉइड स्टेज इज प्रोडक्ट ऑफ ओनली मियोसिस एंड हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, ये नॉर्मल चीज है। बट एक एक्सेप्शन है मेरे पास इस बात की। एक्सेप्शन देखो क्या है, हमारे पास हनी बी जो होती है ना,
हनी बी में 3 मेंबर होते हैं। एक होती है क्वीन, क्वीन होती है डिप्लॉयड, एक वर्कर भी होती है जो हनी कलेक्ट करती है, वो भी डिप्लॉयड होती है। हनी बी को सोशल इंसेक्ट कहते हैं बेटा, सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट कहते हैं। और एक होती है मेरे पास ड्रोन, ड्रोन मेल होता है। ध्यान से देखना, मेरे पास हनी बी है बेटा, हनी बी में क्वीन होता है, वर्कर होता है, ड्रोन होता है। ये 3 मेंबर होते हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं। ये तीनों मेंबर जो हैं मेरे पास, तीनों मेंबर हैं। इसमें जो ड्रोन होता है वो कैसे बनता है देखो, क्वीन डिप्लॉयड है, उसने मियोसिस से गैमेट बनाए। मियोसिस से क्या बनाए? गैमेट। उस गैमेट का नाम है एग सेल, जो कि हैप्लॉइड है और एग सेल कहा जा रहा है। अब देख लो, क्वीन डिप्लॉयड है, उसने मियोसिस से गैमेट बनाए, एग सेल। ड्रोन इसकी माइटोसिस से बनता है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो माइटोसिस हो गई एग सेल की। मैं एक तरफ आपको यह कह रहा हूं कि एनिमल में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती। इस बात की सिर्फ एक एक्सेप्शन आप पढ़ते हैं, वर्कर, सॉरी, ड्रोन। ड्रोन क्या होता है बेटा? ड्रोन क्या होता है? ड्रोन क्या होता है? जैसे क्वीन है, क्वीन की मियोसिस से एग सेल बने जो कि गैमीट है। उस एग सेल की माइटोसिस से मेरे पास ड्रोन बनता है, जो कि मल्टी सेलुलर है, खूब सारे सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर है, बट वो हैप्लॉइड होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड की माइटोसिस होती है एनिमल्स में। पर मैंने आपको क्या समझाया? क्या आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ आ रही है? प्लांट में देखो, ये स्टेटमेंट आपने नोट करनी है, कॉपी पे सुननी है ध्यान से। कहा ना, आंख हाथी जैसे नहीं, कान हाथी जैसे, आंख चीते जैसी। सुन लो ध्यान से। आपको यह पता होना चाहिए कि प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस हो सकती है। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस हो सकती है। क्लियर है? ठीक है। एनिमल में हमारे पास हैप्लॉइड सिर्फ मियोसिस से बन सकता था, हैप्लॉइड की माइटोसिस होती नहीं है। बट मेरे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिन्हें सोशल इंसेक्ट कहता हूं। सोशल इंसेक्ट में ऐसा हो जाता है। समझ आ रहा है? सोशल इंसेक्ट में ये चीज हो जाती है। क्लियर रखो अपने दिमाग में, बिठा लो बिल्कुल से। ठीक है बेटा, एकदम दिमाग में पक्का कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, और ये लिखा है एनसीईआरटी में। कहां लिखा है बताता हूं। आप एनसीईआरटी के 3rd पेज पे जाना, 3rd पेज पे ऊपर में लिखा हुआ है ये बात, ये लाइनें, जहां G0 फेज लिखा है ना, उसके बाद वहां की 2-3 लाइनें पढ़ना, ये मतलब निकल रहा है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में भी लिखा है सोशल इंसेक्ट को लेके, ध्यान रखना। खुद से पढ़ना इसको आपने, ठीक है, खुद से पढ़ना। क्लियर है? आ जाओ। अब आपको बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, जो मेरे को बताने हैं, पर मैं इससे पहले आपको ये चाह रहा हूं कि आप ये देख लो। देखो, ये देख लो आप, 1 मिनट रुको। मैं ये चाह रहा था बेटा एक बार, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप एक बार देख लेते। देखो, मियोसिस की सिग्निफिकेंस में अपनी कुछ लाइनें हैं। देखो, मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। हम क्या करते हैं? किसी स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखते हैं। कैसे? क्रोमोसोम को कम करके डबल ना हो जाए। तो ये कह रहा है इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द, कह रहा है पर से मतलब रिजल्ट हो। तो पैराडॉक्स क्या होता है? विडंबना, अजीब है। अजीब है कि मियोसिस नंबर हाफ करता है पर स्पीशीज के अंदर बराबर रखता है। क्यों? क्योंकि स्पीशीज के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्रोमोसोम बढ़ा रहा है। तो पर से पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब हमें अजीब लगती है बात कि रिडक्शन कर रहा है, पर ये क्या करता है? ये एक तरीके से क्रोमोसोम की संख्या बना के रखता है। दूसरा, ये वेरिएशन भी लाता है। It also increase the genetic variability in the population from one generation to another. तो वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई सारी? ठीक है, अब देखो जरा वेरिएशन कैसे ला रहे थे। अच्छा, मेरे को एक चीज और बतानी थी वेरिएशन को लेके, ये और देख लो आप। वेरिएशन को लेके देखो मैं क्या बताना चाह रहा था। मैंने कहा
ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी है, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसकी कॉपी। ये कॉपीज कब बनी थी? उसमें कौन सा फेज था भाई? वो एस फेज में ये कॉपीज बनी थी। कॉपीज हमने कहा था डबल होता है ना, डीएनए अमाउंट डबल होता है। मान लो यहां जीन कैपिटल ए है, यहां जीन कैपिटल बी है, यहां जीन कैपिटल ए है तो यहां कैपिटल बी होगी, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है और यहां स्मॉल ए है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं पैकेटीन कर चुका हूं, अगर मैं पैकेटीन करूंगा तो पैकेटीन करने के बाद ये वाला पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो आप देखो जरा सिस्टर क्रोमेटिड कैसे हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी बात। ये देख सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये क्रॉसिंग, अब ऑल्दो जुड़े हुए हैं पर क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो क्या आप ये देख पा रहे हो? ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल ए है, यहां स्मॉल बी आ गया। यार मैंने कुछ गलत बना दिया ना, ये देखो यहां कैपिटल ए क्यों बना दिया भाई? सेम चाहिए ना। रुको एक सेकेंड, रुकता एक सेकेंड, यहाँ ए नहीं लिखना था, गलती हो गई। एक सेकेंड देना बस, होता है कई बार सोचने में गलती हो जाती है ना, तो लिख देते हैं ऐसे गलती से। यहां स्मॉल बी है और स्मॉल बी। अब देखो देखो ये कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, कैपिटल। देखो इसकी ये कॉपी है, इसकी ये कॉपी है, इसकी कॉपी ये है, इसकी कॉपी ये है। अब देखो ये स्मॉल बी यहां आ गया, अब ये यहां पर स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी आ गया, ये यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर माइटोसिस होती, अगर मैं आपको माइटोसिस करूं ना, इसकी माइटोसिस करूं, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ये वाला एक सेल में जाता तो ये दूसरे में, ये वाला एक सेल में, ये दूसरे में। तो अगर मैं इसकी माइटोसिस करता हूं तो मेरे पास जो दो सेल बनते हैं इनमें मेरे पास ये चला जाता। देखो आपको समझ आ जाएगा इजीली बहुत। ये दो क्रोमोसोम ऐसे अलग होके बीच में से चले जाते। एक में मेरे पास मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी है तो इसकी कॉपी कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। आप देख रहे हो ये बिल्कुल यहां माइटोसिस में तो ये दोनों सेल एक दूसरे की कॉपी हो गए, ऐसा होता। लेकिन अगर मैं मियोसिस कर रहा हूं तो पैकेटीन में मियोसिस में, तो मियोसिस ने क्या किया, सिस्टर क्रोमेटिड को नॉन आइडेंटिकल कर दिया। सिस्टर क्रोमेटिड वैसे तो आइडेंटिकल होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कर दिया, नॉन आइडेंटिकल कर दिया। और जब आप इसको क्या करोगे, मियोसिस 1 में किया ही आपने, और जब आप इसकी मियोसिस 2 करोगे तो मुझे बताओ मियोसिस 2 में आपके पास ये 4 अलग अलग सेल्स में जाएंगे। तो 4 अलग अलग सेल्स में जाएंगे तो एक के अंदर तो ये चला गया, दूसरे के अंदर देखो कैसे जाएगा, आपको समझ आ जाएगी फटाक से। ये देखो तो ये मेरे पास कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ये चारों सेल अलग अलग हो गए कि नहीं, इसे कहते हैं वेरिएशन। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल बनते हैं, और ये 2n है तो 2n का 2n बनेगा, और यहां 2n का पहले क्या बन गया, n बन जाएगा। मियोसिस 1 होगी, ये अलग अलग हो गए, ये n हो गए, और फिर जब ये n बीच में से अलग होंगे तो चारों ये n बन जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सिस्टर क्रोमेटिड नॉन आइडेंटिकल कब होंगे, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो एक वेरिएशन यहां आती है क्रॉसिंग ओवर में और एक आती है एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में कैसे आती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्लियर है? ये हम दिखा रहे हैं वेरिएशन इन पैकेटीन। तो पैकेटीन की वजह से वेरिएशन कैसे आती है आप देख लो। पैकेटीन की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अब नॉन आइडेंटिकल हो गए, नहीं तो ये आइडेंटिकल थे। ये देख रहे हो, ये इसकी कॉपी था, ये इसकी कॉपी था, और आप देख सकते हो रिजल्ट ये था, लेकिन यहां पर ये नॉन आइडेंटिकल हो गए। क्लियर है? ठीक है, हल्का सा लेवल बढ़ाया आपके लिए हमने। अब ये देखो जरा, अब एनाफेज 1 कैसे लाता है वेरिएशन, ये देखो एनाफेज 1 में वेरिएशन कैसे आती है, देखो ध्यान से सुना, ये वेरिएशन कैसे लाता है जरा ये देखो। ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। चलो मान लेते हैं इस पे जीन कैपिटल ए है यहां पर, और यहां स्मॉल ए, यहां बेटा कैपिटल ए होगा, यहां स्मॉल ए भी होगा। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला, ये पेयर है ना ऐसे, ये दूसरा क्रोमोसोम है।
यहां मान लेते हैं कैपिटल, पूरा सही से लिखते तो कैपिटल आर, यहां कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहां मेरे पास मान लो अलग क्रोमोसोम है, ये वाला हो गया एक, इसके साथ ये ले लो, मान लो ये वाई लिख दे, और यहां मान लो कैपिटल वाई, यहां स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई। मेरा पॉइंट ये है कि एनाफेज में कोई किसी के साथ भी जा सकता है। इन दोनों में से अगर कैपिटल ए यहां आया तो इन दोनों में से कैपिटल आर आ सकता है, इन दोनों में से कैपिटल वाई आ सकता है। तो पेयर में से एक आता है ना, तो इसका मतलब ये मान लो ऐसे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि कैपिटल ए के साथ इन दोनों में से स्मॉल आर आ जाता और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से स्मॉल वाई आ जाता। तो इसका मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं। जब ये जोड़े में होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे मूव करता है, तो इन दोनों में से कोई एक ऊपर एक नीचे मूव कर गया, अगले वाले में से रेंडमली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस जोड़े में से इसके अंदर कैपिटल ए गया तो इसमें से क्या आएगा फिक्स नहीं है, इसलिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। अलग अलग क्या बनते हैं? कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप देख लो, हो सकता है कैपिटल ए के साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए। चार तो यही हो गए। ऐसे अगर मैं स्मॉल ए रखूंगा तो ऐसे करके मैं चार कॉम्बिनेशन यहां बना लूंगा। आप समझ रहे हो? ऐसे करके, ऐसे करके। तो मेरा पॉइंट ये है सिर्फ यहां पर कि जितने ज्यादा पेयर हैं उतने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने पेयर हैं भाई? 3 पेयर। कितने कॉम्बिनेशन बने? 2 की पावर 3, 8। तो ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। तो 23 पेयर का मतलब अलग अलग टाइप के, क्योंकि ये 7 आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? 46। 23 ऊपर 23 नीचे। तो जो ऊपर 23 क्रोमोसोम गए, पेयर में से कौन सा जाएगा? रैंडम है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आप कहोगे 2 की पावर 23, इतने टाइप के बनेंगे। ये सेकंड है जब वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन 2 जगह आती है, एक यहां और एक पैकेटिन में। अब मैं आपको क्लियर करता हूं मैंने क्या क्या नहीं बताया अभी। पॉलीटिनी, एपीसी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, ये नहीं बताए हैं अभी। मैं एक छोटा लेक्चर संडे को जरूर दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी करा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए अच्छा भी करा देना, लेकिन दोबारा से रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल काम है। संडे आपका टेस्ट है, इवनिंग में आधा पौना घंटा 45 मिनट्स का एक लेक्चर आएगा, आप उसको देख लेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको इसके कई असाइनमेंट मिल जाएंगे, कम से कम मान लो 2 डीपीपी और एक और एक्स्ट्रा, मतलब मान के चलो 150-200 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे। आपने वो बढ़िया बनाने हैं। 3 दिन का टाइम दूंगा मैं आपको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जूलॉजी की। उसके साथ आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करते रहना। जो कहेगा टाइम कहां से लाऊंगा, तो बेटा वो तो तेरी परेशानी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो तुझे पढ़ना है इसको। तो कोशिश कर कल, जैसे मैं कह रहा हूं, कल जो 2 अक्टूबर का दिन है उसी को पूरा लगा दे इस चैप्टर पे, ऐसे कर ले। नहीं तो अगर टेस्ट के लिए पढ़ रहा है तो टेस्ट को पढ़, संडे लगा दे पूरा, ठीक है, क्लियर है, उसको लगा। और उसके बाद 3 दिन के बाद मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, इसके में से कुछ भी पूछ लो, क्लियर है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका मंडे में से हो सकता है मैं थर्सडे रख दूं डाउट सेशन। मैं किसी एक दिन वीक में रखूंगा इसका डाउट सेशन। आपने वो मेरे से पूछ लेना है, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ लो, ठीक है, क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं, मक्कारी नहीं करेगा कोई बच्चा, ठीक है। पूरा तैयार करो। मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की है, पर हम भी बेटा इंसान है ना। कहीं पर हो सकता है आपको कम समझ आया हो तो आप बताएं, मैं पूरी मदद करूंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन याद रखना रिजल्ट आना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इन चैप्टर्स पे, आपका रिजल्ट आना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्चुअल में, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 2 अक्टूबर सबकी छुट्टी है ना, किसी की क्लास नहीं हो रही, आपकी हो रही है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें संडे भी दे रहे हैं, हमारा तो हॉलीडे है ना बेटा उस दिन, तो इसलिए कह रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो हमारे लिए भी, है ना। हमारे लिए मतलब अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे, ठीक है, तभी रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।